ओके, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थ्योरी में आप पढ़ रहे हैं, हम लैब में उसकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, ठीक है। तो उनमें जो सॉफ्टवेयर जिन पे या लैंग्वेजेस जिन पे हम काम करेंगे, वो 2 से 3 लैंग्वेजेस होंगी जिस पे हम काम करेंगे। पहली लैंग्वेज जो एक कहलाती है प्रोलॉग लैंग्वेज, ठीक है, उस पे काम करेंगे। पहले उस सॉफ्टवेयर को समझेंगे है क्या चीज़ और उस पे काम कैसे होता है, और उसके बाद उस पे डिफरेंट जो रोजेदार को तंग कर रहे हो, संभाल के लिए रोजेदार की मदद करो, छोड़ो। ओके, ठीक है। तो उसमें बेसिक जो है हम उसके में इम्प्लीमेंटेशन करना और उसके डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पे आपको दिखाता जाऊंगा, और मगर साथ ही साथ मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग उसको जो है ना खुद भी इम्प्लीमेंट करते जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है और बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है। इन द सेंस मेमोरी भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई हाई फाई पीसी भी नहीं चाहिए। आप आराम से आप लोग जो है अपने घर में सिंपल पीसी में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो है, या जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो लिस्प, LISP, लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी एक लैंग्वेज है जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और तीसरी जो मशहूर ज़माना और जिसका ज़ैन भी जिक्र कर रहा था, वो है हमारे पास पाइथन की लैंग्वेज, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिस पे हम AI के सेंस में चीज़ों को पढ़ेंगे और उसमें इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें हर प्रोग्राम के पहले बेसिक्स देखेंगे, जो लैंग्वेज है उसकी बेसिक्स देखेंगे और उसमें कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और उसके अलावा उन पे जो है हमारे पास पाइथन में हम उसमें लीनियर सर्चिंग वगैरह उस पर करेंगे, और लास्ट में हम जो उसमें GUI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिथम है उसको लर्न करेंगे, जो कि स्पेशली न्यूरल नेटवर्क, जो न्यूरल नेटवर्क है उस तरह की जो है ना, ये हमारे एंड में आएंगे। क्योंकि इससे पहले हमें उस लैंग्वेज को समझना, उसके जो सेंटेक्स को समझना इम्पोर्टेंट है, तो हम वो सारे इस पे इंशाल्लाह ओवरऑल करेंगे। तो ओवरऑल चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। अगर लैंग्वेज जिसका जो हम पिछले आप कर आ रहे हैं, स्पेशली C++, है, मैटलैब का जो आपको बेसिक्स है, तो उनको जहन में रखते हुए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को विद प्रैक्टिस आप मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारी लैब्स हैं जो हम थ्रू आउट दी सेमेस्टर कवर करेंगे, इंशाल्लाह आराम से हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले आता हूँ हमारी फर्स्ट लैब में, जो कि है एक्चुअल में है इंट्रोडक्शन टू प्रोलॉग लैंग्वेज। तो पहले हम आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोलॉग क्या है, उसके सॉफ्ट इंस्टॉलेशन और उसको देखेंगे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस आप तीनों चारों से करूंगा। मुझे बताएं आपके जहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, या अभी तक जो डेफिनेशन पढ़कर आ रहे हैं, यकीनन थ्योरी में ये तो पढ़ लिया होगा, तो वो क्या है अपने अपने लफ्जों में, मुझे डेफिनेशन रटाफिकेशन नहीं चाहिए, अपने वर्ड्स में जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने वर्ड्स में, 1-2 सेंटेंस में। जी मिशन सर सर, जैसे कोई मशीन है किसी काम करने की, तो उसको हम ऑटोमेट दे, वो काम खुद ही कर दे। वो दोबारा रिपीट करें। वो काम जो है वो खुद करे, वो हमसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ले, खुद सीखे और सही, फिर जो है वो खुद ही एक्शन परफॉर्म करे। ओके। और मिशन, जी सर। AI को अपने हिसाब से थोड़ा सा डिफाइन करें, क्या यस चीज सर। बताएं। सर कि हम सर ने एक गूगल पे कोई प्रोग्राम भी करवाया था, उसमें फेस रिकॉग्निशन के लिए, मास्क और विदाउट मास्क। फेसबुक पे, गूगल पे मतलब कोई, दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज ना डाउन हो रहा है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। ओके सर, ओके सर। सर ने गूगल पे से जो है कोई करवाया था, एक पता नहीं क्या कोई सॉफ्टवेयर था गूगल पे ऑनलाइन। उसके बाद उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई थी विद मास्क और विदाउट मास्क की, तो वो खुद ही बता रहा था कि ये जो है ये विद मास्क है या विदाउट मास्क है, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं।
सही 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 सही, और गूगल पे। उसमें अच्छा अच्छा, वॉइस, मेरे ख्याल में उसमें वॉइस लैंग्वेज, रिकग्निशन भी था, वॉइस वॉइस रिकग्निशन। रिकग्निशन था, और फेस रिकग्निशन, ये फोटो वाला, और सही। एक जो है सर वो पोज पोज वाला भी था कि आप कौन से पोज में खड़े हैं, वो भी बता रहा था। तीन तीन सर इसमें था। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी होती है सर, एक एबिलिटी होती है ऑफ अ कंप्यूटर और रिमोट कंट्रोल बाय अ कंप्यूटर। रोबोट कंट्रोल, आपकी मैं समझा नहीं बात, थोड़ा एक्सप्लेन हेलो कर। सर। जी 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 सर प्रोलॉग जो है वो सही बोल रहे हमने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पढ़ा था सब्जेक्ट, उसमें सर ने बताया था एक सॉफ्टवेयर था या वेबसाइट थी लर्न टेक के नाम से, लर्न टीचेबल के नाम से, टीचेबल मशीन। उस पर उन्होंने सिखाया था कि किस तरीके से अगर हम अपने फेस डिटेक्शन का ना हमने हमें करवाया था उस पर, जैसे हमारे कैमरे के, लैपटॉप के कैमरे के थ्रू उन्होंने सही है। बताया है हम अपनी पिक्चर को पहले है ना सेव हैं। करवाते हैं अपने डेटा को, सर पीछे से और वो फिर उसके आवाज बाद कर रहा है, बताएं कि हमारा विद है मास्क हमारी वो पिक्चर आ आवाज रही है या कर विदाउट। सही सही, अच्छा ठीक है। इस तरह ना ऑनलाइन बहुत पीछे सारे का तोता आवाज कर रहा सॉफ्टवेयर। है बहुत सर। जी, क्या कह रहे हैं आप? सर किसी की आवाज इतनी सारी आ रही है, माइक बंद कर दो, कोई माज वगैरह जो भी है। या सर आपके पास तो नहीं आ रही, तोते की आवाज बहुत आ रही है। आवाज पता नहीं किसकी, अब अभी आपकी भी आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही सर। सर अब तो नहीं आ रही। ओके ओके, अच्छा सही है। आप लोग अपने हिसाब से सही है कि एक्चुअल में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। इंटेलिजेंस का मतलब कि जो समझ होना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम मशीनों को एक वो खुद समझ हो जो कि डिसीजंस ले सकते हो, मतलब उसमें स्मार्टनेस हो। स्मार्टनेस कहते क्या कहते हैं कि जो डिसीजन ले सके उसको हम स्मार्ट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं स्मार्ट डिवाइसेस, तो स्मार्ट उनको इसलिए कहते हैं कि समहाउ उनमें डिसीजन मेकिंग पावर होता है। जिस तरह आपका एक एसी भी है तो वो एक किस्म में स्मार्ट, क्योंकि उसमें अभी एक स्मार्टनेस सेंस में है कि वो जो है पहले टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, फिर वो खुद ही डिसीजन लेता है कि इसको अब ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, जिस भी टेम्परेचर पे आप उसकी सेटिंग रखते हैं। अगर 16 पे रखा हुआ है तो वो 16 पे अपने आप ऑन ऑफ करना, वो अपने डिसीजन खुद लेता है वहां पे एसी ना। तो वो ये जो चीज होती है डिसीजन लेना, ये एक्चुअल में इंटेलिजेंस है। अब उसकी लेवल्स बहुत सारी हो सकती हैं। एक सिंपल एक फैन से ऑन ऑफ या एसी को ऑन ऑफ करवाने से लेके बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेना, जिसमें आपके जो फेस रिकग्नाइजेशन भी एक उसमें आ जाता है, और उस तरह के बहुत सारे बेतहाशा के डिसीजन होते हैं जो हम रियल लाइफ में हम जनरली कर रहे होते हैं। जिस तरह एक गाड़ी भी ड्राइव होती है, तो गाड़ी ड्राइविंग के वक्त गाड़ी को राइट करना है, लेफ्ट करना है, कितना करना है, किस स्पीड में चलाना है, ब्रेक लगाना है नहीं लगाना, ये सारे चीजें एक्चुअल में क्या होता है, ये सारे डिसीशंस के लेवल से, मगर एक सिंपल से लेके हाई लेवल तक। अल्दो तो ये डिसीजन लेते कैसे हैं? एक स्टडी के मुताबिक जो हमारा ब्रेन जो है ना लर्न करता है। आप मिसाल दो, एक बच्चा होता है ना, जब बच्चा का जन्म होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता दुनिया का। तो वो क्या करता है, उसमें इंटेलिजेंस भी कहाँ से आती है? वो एक्चुअल में उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पहले जो हम जो 500 सेंसेस हैं हमारे, जिसमें हम सुनना, देखना, टेस्ट करना, ठीक है, ये इनसे हमारे जिस्म में डेटा जा रही होती है। उस डेटा के बेसिस पे वो लर्न करता है। सपोज करें एक बच्चा होता है ना, अगर मिसाल दो उसको कोई एक गर्म चीज होगी ना, वो पहले उसको पता नहीं होगा, मगर वंस उसने उस चीज को हाथ लगा दिया, उसको आइडिया हो गया था ना इससे मुझे हाथ लगाने से मतलब एक हार्डनेस फील होती है या एक नुकसान होता है या उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो नेक्स्ट टाइम जो है उस पे पास नहीं जाएगा। वो क्या हुआ, उसने लर्न कर दिया। तो ये जो चीजें ना, इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? लर्निंग से आती है। और लर्निंग कैसे होती है? आपके पास उसके लिए डेटा चाहिए होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? बात क्लियर हो रही है? जी सर। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो प्रोसेस, एक ये हमारे न्यूरॉन्स जो उसकी लर्निंग हो रही थी, वो हमारे एक नेचुरली अल्लाह ताला ने हमें एक बच्चे में सलाह दी होती है, वो बड़ों में भी। और हमारे पास जो है डेटा कलेक्ट होती है ओवर दी ईयर्स। बच्चा बहुत सारा सुनता रहता है, देखता रहता है,
और फिर उसके बाद वो उसके जहन में एक परसेप्शन बनना शुरू हो जाते हैं, वो फिर अपने छोटे छोटे डिसीजन लेता है और वक्त के साथ वो बढ़ता रहता है। तो सेम तरीके से हम मशीनों को भी लर्न करवाते हैं। तो मशीनों के लर्न करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको देनी पड़ती है डेटा, क्या डेटा है, ठीक है, उस डेटा देनी पड़ती है और उस डेटा पे फिर उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बताने होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। उस लर्निंग के बाद फिर हम जो है उसको एक रैंडम कोई भी डेटा देते हैं, फिर वो उस पे हमें डिसाइड करके बताता है क्या ये फला है या फला है। जैसे आप कह रहे हैं कि ना फेस रिकग्नाइजेशन, तो फेस रिकग्नाइजेशन भी क्या होता है, पहले उसके पास बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जिसलिए वो पहले लर्न करता है हर तस्वीर पे, उसके बाद फिर एक एल्गोरिथम डेवलप हो जाता है। उस एल्गोरिथम के बाद जब भी उसके पास उस तरह की कोई तस्वीर आती है, वो डिसाइड करके बता देगा कि ये हाफिज सवाद है या आरिफ है, और अगर वो उस पे डिसीजन बताएगा और उस पे परसेंटेज बताएगा कि कितनी मैचिंग हो रही है, कि मिसाल इसकी मैचिंग 70% हाफिज सवाद मतलब की डेटा से मिलता है या नहीं मिलता। ये ओवरऑल क्या हुआ, मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग से फिर आपका वो उसमें एक इंटेलिजेंस डेवलप आया था, तो उसको ओवरऑल हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मसनूई क्या कहते हैं कि जहानत। आई बात समझ में? अब ये तो हो गया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास, मैं आपको कह रहा था ना, ये जो हमारा सारी लर्निंग हो रही थी ओवर दी डेटा, तो उस डेटा में उसकी डेटा की लर्निंग करवाना, इम्प्लीमेंटेशन करवाना हम किस तरीके से करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, उस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी न किसी लैंग्वेज में करवाना पड़ता है। कौन सी लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसमें, जो कि आजकल तो पाइथन का बहुत रुझान है, क्योंकि उसका डेवलप ही उसको मशीन लर्निंग के हिसाब से किया गया था। मगर एलियन जो अभी भी जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, उसमें प्रोलॉग एक ऐसी लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है, और वहां पर हमारे पास हम इस तरीके से जो बेसिक जो डिसीजंस वगैरह लेते हैं या काम करते हैं, वो हमें बताता है कि ये है या नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। ओके, यस सर। ये मैं सिर्फ बेसिक चीजों को जिक्र कर रहा हूँ। उस पर जाहिर बात है थ्योरी में तो आप चीजों को जो है बहुत डेप्थ में पढ़ रहे होंगे उस चीजों को, कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो अब इस तरह डेफिनेशन लिखिए, इंटेलिजेंस क्या, इट इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व, ठीक है। जो इंटेलिजेंस क्या है या जानत क्या है, जो कैपेसिटी टू लर्न, चीजों को लर्न करना और सॉल्व करना, डिसीजंस लेना, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब वो डिसीजन लेना, उस पे वो आपके पास सॉल्व करके ही उस पे डिसीजन लेगा ना। अच्छा, उसको अगर पार्टिकुलरली बना दें इंटेलिजेंस को, क्या होती है, टू एबिलिटी टू सॉल्व नॉल प्रॉब्लम, टू एक्ट रैशनली, टू एक्ट लाइक ह्यूमंस, जो कि अल्टीमेट गोल जो इंटेलिजेंस का यही है कि जस्ट लाइक आजकल के हमारे इंटेलिजेंट ह्यूमंस हैं, उस तरह का हमारी मशीन जो है बिहेव करे, और वो किसी का तरह का भी प्रॉब्लम उसके पास आए तो उसको वो सॉल्व करे, जिसको कहा जाता है जनरलाइज एआई। बात समझ रहे हैं? मतलब वो ऐसी एआई जिसको हम किसी एक खास काम करना, मिसाल एक बंदा है ना, अब मिसाल हाफिज फवाद है, ये गाड़ी भी ड्राइव कर सकता है, मोटरसाइकिल भी ड्राइव कर सकता है, इसको आप कहेंगे तो ये मिसाल दो, और पेंटिंग का भी हल्का फुल्का काम कर लेगा, ये प्रोग्रामिंग भी बेसिक कर लेगा। तो ये एक इंसान क्या है, एज ए जनरलाइज हर काम करता है, तो वो उसके पास क्या हो गया, एक जनरल इंटेलिजेंस है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जिसको कहा जाता है नैरो एआई। तो वो एआई क्या होती है, उसमें एक एआई का मॉडल जो डेवलप किया जाता है वो किसी एक खास काम के लिए, उस काम के अलावा वो दूसरा काम वो एआई नहीं कर सकेगी। उसका एग्जांपल यूं लें, सपोज करें एक एल्गोरिथम डेवलप किया गया है टू जस्ट ड्राइव दी ऑटोनोमस कार, मतलब उसको इस तरह का डेवलप किया गया कि वो सिर्फ कार का ड्राइव करना, उसको दाएं बाएं मोड़ना, उसकी स्पीड को तय करना, कहीं इमरजेंसी ब्रेक्स लगाना, और ये तरह के मामला को डील करने के लिए एआई का अगर मॉडल डेवलप किया गया है, तो वो सिर्फ उस कार को ही ड्राइव करेगा, उससे दूसरा काम नहीं होगा। उससे हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ये बंदा रिकॉग्नाइज करके दिखाओ, तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करके दिखाएगा कि इसने मास्क पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है, इसका वॉइस किस तरह का है, वो उसमें नहीं होगा। तो इस वजह से एआई की जो मेजर टाइप्स बनती हैं, जिसको कहा जाता है, एक कहा जाता है जनरलाइज एआई, दूसरा कहा जाता है नैरो एआई।
बात क्लियर होगी यहाँ पर तक? जी सर। ठीक है, गुड। तो ये ओवरऑल एआई का कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैं अब आ जाता हूँ आपके पास उस सॉफ्टवेयर को या लैंग्वेज को सीखने के लिए जिसको कहा जाता है प्रोलॉग। प्रोलॉग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ये इसका मतलब क्या है या इसका स्टैंड फॉर किस चीज का है? इसका क्या है? लॉजिकल प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग विथ लॉजिक, जिसको शॉर्ट में कहा गया है प्रोलॉग। बात समझ में आई? अच्छा, इसको सॉफ्टवेयर को ना आप अगर डाउनलोड करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना फ्रीली अवेलेबल है आपके पास नेट पे। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। सॉरी, मैं आवाज समझा नहीं आपकी, दोबारा रिपीट करेंगे? ये हम कह रहे हैं आपसे प्रोलॉग जो सॉफ्टवेयर है ये भी मैटलैब जैसा ही सॉफ्टवेयर है? नहीं, मैटलैब तो बहुत हैवी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। मैटलैब तो बहुत हैवी है। ये मेरे ख्याल में आपके पास टोटल इसकी एमबी अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई है मेरे ख्याल में 11 या 12 एमबी का है टोटल सॉफ्टवेयर। मैटलैब तो जीबीज में है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, उस तरह का नहीं है। ओके सर, ओके। ठीक है। अच्छा, प्रोलॉग सॉफ्टवेयर का जो है ये आपके पास इंटरफेस लिखा हुआ, इसको लिखेंगे ना swi.prolog.org, इसके डाउनलोड में जाएंगे तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल है और फ्री अवेलेबल है। कोई क्रैक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वहां से डाउनलोड कर लें। अभी जो मैंने डाउनलोड किया हुआ 8.2.4 वर्जन है और ये यहाँ भी शो कर रहा है 7.4। ठीक है, तो आप भी वो कर लीजिएगा। अच्छा, जब प्रोलॉग को हम इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का आपको इन्वायरमेंट नजर आएगा। तो आज मैं बहुत बेसिक यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ चीजों को। अच्छा, ये इन्वायरमेंट नजर आएगा। अब इसमें हमें करना क्या होगा, उसमें पहले आता हूँ। अब ये देखो, ये जो लैंग्वेज है ना, इसको कहा जाता है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, नॉट प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। अब इसका कोई बताएगा क्या मतलब है? या मतलब कुछ आइडिया है? इसका मतलब तो नहीं बता सकते। थोड़ा बहुत आइडिया नाम से। ये प्रोग्रामिंग में जब हम आईटीसी पढ़ते हैं ना उस टाइम प्रोग्रामिंग को एक अक्सर ये जिक्र होता है उसका। ये क्या डिक्लेयर जो है प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी थी? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अब समझ लें प्रोसीजर में क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, वो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करता होता है। ठीक है, डिक्लेरेटिव में लाइन बाय लाइन वाला चक्कर नहीं होता। वो वहां पर जो आप उसको लॉजिक देते हैं उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूशन होती है। बात समझ में आई? और इसमें जो है इस लैंग्वेज में जो है रिकर्शंस होते हैं, लूप्स या वाइल लूप या फॉर लूप तरह की कोई चीजें नहीं होती। और दूसरा, इसमें फंक्शंस भी नहीं होते जिस तरह हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग में फंक्शंस डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पे फंक्शंस नहीं होते। यहाँ पे रिलेशंस कहलाए, रिलेशंस होते हैं। मतलब अगर दूसरे लफ्जों में मैं आपको यूं कहूँ कि ये जो है ना नाम चेंज किया हुआ है, फंक्शन की जगह रिलेशन लिखा हुआ है, तो शायद बिल्कुल गलत नहीं होगा ये। ठीक है, अब अल्दो थोड़ा सा है अपनी जगह, मगर इसका ओवरऑल अप्रोच इस तरह की है। और दूसरी, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब ये हमें नॉर्मली जो हमें उसकी बिल्कुल लो लेवल पे जाके मेमोरीज वगैरह या इसमें डिफाइन नहीं करना पता। हम जस्ट लाइक जिस तरह हम बात करते हैं तो ह्यूमन इजीली रीडेबल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो मैं इसका एनवायरनमेंट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर अच्छा स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, ये देख रहे हैं? स्क्रीन पे शेयर हो रहा है? यस सर। ओके, जब आप जो है ना सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करेंगे विद इन 5 मिनट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब इसका SW प्रोलॉग के नाम से इसका शॉर्टकट आता है, इसको जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, अब ये जो कमांड है एक्चुअल में हमारी कोडिंग यहाँ पर नहीं होती। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत रिलेशन में आपको मैटलैब से समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैटलैब में क्या होता था, हमारे पास
कौन कौन सी विंडोज होती थी कोडिंग करने के लिए, याद है? मैटलैब में याद है क्या क्या होता था प्रोग्राम, हम कोडिंग किस किस इन्वायरमेंट में करते थे? मार्स तो चलेगा सर एनवायरनमेंट का तो नहीं पता था। नहीं, वहां पे विंडोज होती थी ना, एक एडिटर विंडो, दूसरी आपके होती थी जी सर वो होती थी, वो कमांड विंडो। तो जी सर जी। यहाँ पर जो है ये जो है, मैं अगर ये जो है ना जस्ट लाइक कमांड विंडो की तरह एक्ट करता है। अब क्या होता है जो एक्चुअली में इसकी आपको मैं प्रोग्रामिंग में दिखा दूं, देखा मैं ये आपके सामने शेयर हो रहा होगा, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। स्क्रीन पे क्या शेयर हो रहा है अभी? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब होता क्या है, आपके पास ये जो है ना, इसमें आपके पास तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। एक होता है जिसको कहा जाता है फैक्ट, ठीक है। दूसरा होता है रूल्स, ठीक है। तीसरा होता है उनकी क्यूरीज। अगर आप लोगों ने एसक्यूएल लैंग्वेज, आप दोनों तीनों में से किसी ने या चारों में से किसी ने यूज की है, तो आपको उसका आइडिया हो जाए। एसक्यूएल में क्या होता है, एक डेटाबेस होता है जिसमें आपकी पूरी डेटा जो है ना सेव्ड होती है। फिर जो लैंग्वेजेस होती है उस डेटाबेस में से हम क्यूरी करते हैं, मतलब डेटा को कॉल करवाते हैं। सपोज करें एक डेटाबेस है मेरे पास, आप स्टूडेंट्स का क्या डेटाबेस है कि नाम, CMS ID, आपकी एनरोलमेंट ID, आपका नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड मिसाल, उसके बाद नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिटेड, नंबर ऑफ जो है आवर्स क्लास अटेंडेड। अब सपोज करें ये मेरे पास डेटा है और उसमें ये सारे डेटा अवेलेबल है। तो जो एसक्यूएल में क्या होता था, हम उसमें से क्यूरी करते थे। सपोज करें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ज्यादा ना नंबर ऑफ आवर्स लेक्चर वाइज किसने मतलब एक्टिव रहा है ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशन, तो उसमें से मैं जो क्यूरी करता हूँ वो उस हिसाब से करता हूँ। हालांकि डेटा जो मेरे पास है ना उसमें अवेलेबल वो सब कुछ है, सारी डेटा पड़ी हुई है, मगर मैं इसमें से सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि जो ये क्यूरी कर रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट जो है मेरा जो किसने नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंड किए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिर्फ स्पेसिफिक क्यूरी बनाई। और जो आपने डेटा आपकी इंटर की हुई है वो एक किस्म का फैक्ट्स है। तो यहाँ पर जो एक होता है फैक्ट्स में क्या होता है, जो एक्चुअल जो आप उसमें सेव करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं रूल्स क्या होते हैं, उन डेटा के दरमियान जो आपने फैक्ट्स इंटर किए उनके दरमियान रिलेशन, ठीक है। अब इसको मैं यूं समझाऊं, सपोज करें कि आपके पास फैक्ट्स हैं कि एक T20 में जो है ना 20 ओवर्स होते हैं, ये एक फैक्ट है, आई बात समझ में। और नंबर ऑफ बॉलर्स मिसाल दो उसमें होने चाहिए मिनिमम जो आपके चाहिए वो है मिसाल और 5। अब उसके हिसाब से आपने ये रूल बना दिया कि हर बॉलर मैक्सिमम 4 ओवर्स बना सकता है। तो ये क्या किया आपने, फैक्ट्स के बुनियाद पर उसका एक रिलेशन बना दिया है, उसको हम कह रहे हैं रूल। बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं? किसी का जवाब नहीं आ यस रहा। सर आ रही है, सर आ रही है। चलो अब ये देखो, तो उन फैक्ट्स को लिखने के लिए हमें जो है ना वो इस विंडो में नहीं होता, इस विंडो में सिर्फ हम क्यूरी कर सकते हैं। उसमें से हमें वो बताएगा कि हाँ वो है या नहीं है। अब ये देख रहे हैं ना यहाँ भी, ये सिर्फ क्यूरी हम उसमें कर सकते हैं। अब उसको, अब फिर सवाल आता है कि हम उस फैक्ट को और रूल्स को कहाँ पर लिखेंगे, सवाल ध्यान में होगा या नहीं? हाँ या ना? यस सर हाँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे और उस न्यू को फिर हम जो है वहां पर जो मैं लिख रहा हूँ सालो first.pl, हर लैंग्वेज की ना कोई जो है एक्सटेंशन होती है, जिस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट की होती है DOC, एक्सेल का XLS, मैटलैब का .m, इस तरीके से हर किसी का एक्सटेंशन होती है।
तो इसकी है PL। तो मैंने बना लिया कि भाई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट PL सिंगल डॉट आएगी, ठीक है। तो ये नजर आ रहा है, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो एक नई विंडो सामने आएगी। तो ये विंडो आ गई, नहीं नजर आ रही है विंडो? जी सर। ओके गुड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअल में अपने, आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अपने जो है क्या कहते हैं कि रूल्स, यहाँ जिसको हम फैक्ट कह रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज करें ये लिखा हुआ है मदर चाइल्ड, अब ये ऐसे बना दिया, इसमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो बड़ा होगा इससे, ठीक है, ट्रूथ सैली। अब इसने अपने नाम दिए हुए हैं। अब जो फादर चाइल्ड ये फैक्ट्स उसने एंटर किए हुए हैं। अब ये जो ट्रूथ सैली, टॉम, एरिका, टॉम, माइक, आइटम, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारे इनको कहा जाता है एटम्स। इन एटम से जो हमने बनाया है ये वाले, ठीक है, इसको हम कहते हैं हेड। और ये ओवरऑल फैक्ट्स हैं हमारे, मतलब ये एक्चुअल जो डेटा है। अब इन फैक्ट्स की मदद से हम जो है एक रूल डिफाइन कर रहे हैं। अब एक ये जो है ना सारे जो है चाइल्ड्स हैं, मिसाल लो ये मदर चाइल्ड ट्रूथ सैली, और ये फादर चाइल्ड टॉम, एरिका, टॉम, सैली एंड सो ऑन, इस तरह के 5-6 उसने बता दिए। अब इसमें जो ध्यान में रखना, ये डॉट है ना, ये हमेशा एक स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए लिखना होता है। हर लैंग्वेज का अपना अपना कोई ना कोई तरीका होता है ना, सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है। तो हर स्टेटमेंट के एंड में डॉट देना होगा, ठीक है, जिस तरह हम सर ये लैंग्वेज, सर ये जो आप लिख रहे हैं लैंग्वेज कौन सी? ये वही तो कहना, प्रोलॉग, प्रोलॉग इसका, प्रोलॉग की अपनी? हाँ प्रोलॉग का ही है। सही इसको कहते हैं कि जो प्रोलॉग स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग विथ लॉजिक, क्योंकि ये लॉजिक। ठीक है प्रोसीजरल सर, समझ नहीं गए। है, ये जो है डिक्लेरेटिव है। अब ये हम इसमें डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डेटा एंटर कर दी, अब सपोज करिए डेटा एंटर की, उसके बाद ये जो डेटा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये इस डेटा के अंदर एक रिलेशन डेवलप कर रहा है। अब पेरेंट चाइल्ड, अब इसने कहा कि सिबलिंग, ये सिबलिंग एक किस्म का जो फंक्शन है जिसको हम रिलेशन कह रहे हैं। ये उसका हेड पार्ट, ये वाला पार्ट हेड है, और ये वाला पार्ट उसका क्या है, बॉडी है। ये बल्कि नीचे लिखा हुआ भी है। पहले जो ना नाम को ध्यान में रख लें। ये देखो, इसको हम हेड कह रहे हैं और ये बॉडी, ये ऊपर भी सेम ही है, ये हेड, ये बॉडी। और ये ओवरऑल क्या है, ये जो ओवरऑल यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, इसको हम कह रहे हैं रूल। ये क्या कर रहा है, जो आपने ऑलरेडी डेटा एंटर की हुई है उसके दरमियान एक रिलेशन बना रहा है, एक रूल हमें करके बता रहा है, ठीक है। वो रूल हम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो फिलहाल उसने ये किया है कि मिसाल लो ये मदर साइड, क्योंकि ये तो अंग्रेजों का जो ना किया लिया हुआ है, तो एक मदर साइड के जो औलाद, ठीक है, पेरेंट जो जो आपके पास फादर साइड का जो उसके औलाद है, ठीक है। अब उस साइडों का उन्होंने इंटर कर दिया कि ये उसका, ये उसका, ये उसका, ठीक है। अब उसमें उसने ये हो गए फैक्ट्स। उसके बाद फिर उसमें रिलेशन उसके दरमियान डिफाइन किया हुआ है। अब उस रिलेशन को उसने नाम दिया है सिबलिंग्स। आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, आप जिस टाइप का डेटा एंटर कर रहे हैं उस हिसाब से उसको उसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा हमारा हेड, ये हमारा बॉडी, और ये ओवरऑल रूल कहलाएगा जो रूल डिफाइन कर रहे हैं। और हर एक स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं क्लॉज। तो यहाँ पे कितनी क्लॉजेज हैं, मतलब कितनी, मैं इसको यूं कह लूं कितनी स्टेटमेंट्स हैं, उस चीज को ध्यान से हटा के कि वो फैक्ट भी हो सकती हैं, रूल्स भी हो सकती हैं, मिला जुला के टोटल कितने स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, कितने? फादर, मदर, चाइल्ड, ये टोटल कितने हो गए ये वाले? सर 3 हो गए। 3 कैसे हो गए, कौन कौन से आप कह रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ क्लास को वो सर चीजें एक जो मदर आ गए, आप मेरे ख्याल में मेरा सवाल या नहीं समझे या बात समझे। जो क्लासेस को कहते हैं, जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं ना, वो रूल हो या फैक्ट हो, उससे बालातर होके जो भी हम लिखते हैं ना स्टेटमेंट, तो उसको हम कहते हैं क्लॉज। तो इसमें अब बताएं कितने स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। सर एक ही है सिबलिंग। नहीं नहीं नहीं, ये भी स्टेटमेंट है ना। देखो मदर चाइल्ड है तो फैक्ट, मगर एक स्टेटमेंट लिखी है ना हमने इसको, तो ये एक क्लास हुई, दूसरी क्लास ये हुई, तीसरी क्लास ये होगी, चौथी फोर्थ ये हुई, फिफ्थ ये हुई, सिक्स ये हुई, और ये सेवन। ये टोटल हमारी ओके 7 क्लासेस बनी, मतलब 7 स्टेटमेंट्स हमने इसमें लिखे हैं, जिसमें ये 4 एक्चुअल में हमारे क्या हैं, फैक्ट्स हैं। 4, ये जो 4 जो लाइनें आपको ऊपर नजर आ रही है ना, ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं, और जो नीचे वाले आपको नजर आ रहे हैं ना 3, ये हमारे रूल्स हैं। अब बात समझ में आई या नहीं? जी सर। बात क्लियर जी हो सर। गई? ठीक है, बात क्लियर है? अभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं? असल में ये थोड़े से ना टर्मिनोलॉजी है, वो से इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अगर ये चीज थोड़ी याद होगी ना, तो फिर जब हम बार बार प्रोग्रामिंग में करेंगे इसका हेड बना, उसका वो बना, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब एक और टर्म जो है जो समझना है, वो क्या है, जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ये जो आपके पास ब्रैकेट से पहले जो लिखा हुआ है ना, ये मिसाल लो मदर चाइल्ड, ये फादर चाइल्ड, ये कहलाता है प्रेडिकेट। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ओवरऑल अगर देखें, अब ये जो ब्रैकेट से पहले जो इस रूल्स में, मैं इस रूल्स की बात कर रहा हूँ, ये तो हमारे हो गए फैक्ट्स। ठीक है, ये हमने फैक्ट्स बता दिए। ये ऐसे, ये जो फैक्ट्स तो ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते ना। जिस तरह मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा एक्सॉइम्स होते हैं, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम बिल्कुल चेंज नहीं किए, तो फैक्ट है, यूनिवर्सल चीजें। तो इसमें हमने पहले डेटा एंटर कर दी जो कि हम कहते हैं फैक्ट्स है, और उसके बाद उस टेक्स्ट में जो है आप जो है ना रूल्स डिफाइन करें। मैं इसको और भी थोड़ा सा एक एग्जांपल आसानी के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं भी वो और भी हेल्पफुल हो जाए। जिस तरीके से आपके मिसाल लो क्लास है ना, आपके क्लास में टोटल कितने मिसाल लो अगर सब्जेक्ट्स होते हैं, सपोज करें आपके पास 4 साल का टोटल, आप जो है ना 4 बैचेस का टाइम टेबल बना रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन सपोज करते हैं। ठीक है, या यूं समझे कि 8 सेमेस्टर का जो है आप टाइम टेबल बना रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं? सब्जेक्ट कितने होते हैं? सर 40 40। 40 ठीक है, 45 तकरीबन अब होते वो होंगे। सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, 40 के अराउंड हो गए, सही बात है। अब सपोज करें टीचर आपके पास टोटल है 12। ठीक है, अब ये हो गए फैक्ट्स, हो गए कि 40 सब्जेक्ट्स हैं, 12 टीचर्स हैं, ये हो गया फैक्ट। उसके बाद आ जाते हैं रूल्स। अब यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं आप बताएं। अब मेरे ख्याल में अब कुछ चीजें थोड़ा सा आप खुद भी बना सकते हैं, कुछ अंदाजा, क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जो हम नॉर्मली बचपन से लेके देखते आ रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं, टाइम टेबल से हमारा पाला पड़ता रहता है। तो आपके जहन में क्या हो सकता है यहाँ पे रूल? मिशन, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। जी आपसे सवाल। सही है गलत को जहन से सर हटाइए। आप कुछ बोल रहे थे, मेरी आवाज नहीं, आप मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी, क्योंकि बार बार ऑडियो, ये मेरा पूरा जूम कट रहा है। पता नहीं क्यों, शायद मेरा प्रॉब्लम हो रहा है या आपका प्रॉब्लम है, आई डोंट नो सर। लेकिन आपने मेरा कुछ बोला था कि आपको कुछ समझ में आनी या क्या, तो बता दें सर प्लीज। ठीक है जी, आपसे सवाल, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा मिशन। आपसे सवाल। जी सर। अब मैंने टाइम टेबल का एग्जांपल दिया था ना, इसमें आपके हिसाब से रूल्स क्या हो सकते हैं? रूल्स ये होंगे कि हम कितने पढ़ेंगे एक सेमेस्टर में। सही है, हाँ, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, फैक्ट्स को हम चेंज नहीं कर रहे, रूल्स हमने अपने हिसाब से डिफाइन रखते हैं। अब इसमें रूल्स बहुत सारे बनाते हैं टाइम टेबल में,
सपोज करें आपने रखा रूल के भाई जो फ्राइडे को नमाज से पहले क्लासेस होने चाहिए, मतलब आप जैसे टाइम टेबल बना रहे हैं तो आप फर्स्ट रूल ये बनाएंगे कि नंबर ऑफ आवर्स इन ऑन फ्राइडे मस्ट बी लेस देन 4 आवर्स, सपोज करें इन दी बिफोर 1 PM, मतलब ये हो गया एक रूल। दूसरा रूल आपने बनाया टीचर्स के लिए कि एक टीचर जो है 12 क्रेडिट आवर्स से ज्यादा वीक में नहीं पढ़ा सकता, तो ये दूसरा रूल हो गया। ठीक है, तीसरा रूल आपने बनाया कि एक टीचर के बाद मिसाल दो 3 सब्जेक्ट से ज्यादा उसको असाइन नहीं किए जा सकते, या 4 सब्जेक्ट से ज्यादा उसको असाइन नहीं किए जा सकते। इस तरीके से मिसाल दो आपने कहा कि जो है जो मंडे है इसमें आपका जो है ना किसी भी टाइम एक सब्जेक्ट के एक साथ तीनों क्रेडिट आवर्स नहीं रखने, आपको मस्ट एक सब्जेक्ट का जो है ना कम से कम 2 दिन में आने चाहिए, किसी एक दिन 2 क्रेडिट आवर हो और किसी और दिन जो है उसका 1 क्रेडिट आवर हो। तो ये क्या हो गए, उस टाइम टेबल के रूल्स हो गए। पहले आपने सब्जेक्ट्स उसको बताए जो कि फैक्ट्स हैं, टीचर्स बताए जो कि फैक्ट्स हैं, उसके बाद आपने अपने हिसाब से जो आपने जिस तरह का टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं उसके हिसाब से रूल्स लिखे। आई होप कि अब चीज क्लियर हो गई होगी कुछ किसी हद तक रूल्स का और फैक्ट्स का जो मामला है। ठीक है, तो ये इसमें हमें डिफाइन करने पड़े। अच्छा, ये मेरा जूम मीटिंग जो एंड हो रहा है, मैं नया लिंक शेयर करूंगा तो फिर जो है ना उसमें मैं एक छोटा सा डेमो आज के लिए दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पे उसको मजीद पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, ये मीटिंग मेरी एंड हो रही है। अच्छा, तो उसके लिए क्या होगा, ये किया और आपने न्यू किया और ये आपके सामने इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर हम जो है ना अपने रूल्स लिखेंगे, जो फैक्ट्स एंड फिगर। अब यही लिख लेते हैं, सपोज करें मदर चाइल्ड में, तब तक लिख लेता हूँ जब तक ये हमारा जितना लिंक चल रहा है। मदर चाइल्ड ब्रैकेट